दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू देम हु आर विलिंग टू वर्क। आगे आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। अब मतलब ये टॉपिक ये, अब सेक्टर्स किसके ऊपर डिवाइड किए जाएंगे, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर। कौन से थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल सा है, सीधा पढ़ते हैं, पॉइंट्स में आराम से समझ आ जाएगा। वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी होती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो साल से पहले आपको वो बाहर नहीं निकाल सकते। वर्कर्स डू नॉट एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, दे कैन बी आस्क्ड एनी टाइम टू लीव विदाउट एनी रीज़न, कभी भी उनको कहा जा सकता है कि आप काम छोड़ के जाओ बिना किसी रीज़न के। वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड हियर, यहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। अगर 8 घंटे कंपनी ने रखा कि 8 घंटे बंदा काम करेगा तो 8 घंटे ही करेगा, 8 से मतलब 9 घंटे नहीं करेगा। वर्कर्स वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। कि कहने का मतलब सपोज ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि बंदा 10 से रात के 7 बजे तक जॉब करेगा तो 10 से 7 बजे तक ही करेगा, लेकिन यहाँ पर वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। सपोज वैसे उन्होंने कंपनी ने रूल रखा हुआ कि 10 से 7 रख रहे हैं, लेकिन भाई बंदे को ये भी कह सकते हैं 10 से 9 काम कर, ठीक है। वर्कर्स एंजॉय मैनी फैसिलिटीज़ लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स। कहने का मतलब यहाँ पे वर्कर्स जो हैं, अगर वर्कर बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल लीव भेजेगा, उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है, पेड लीव्स कहने का मतलब अगर किसी ने कुछ पेड लीव्स होती है, जैसे साल की 12 या 13 पेड लीव्स होती है, मतलब उस दिन अगर आप छुट्टी करोगे भी तब भी आपकी तनख्वाह काटी नहीं जाएगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। क्या पॉइंट है, बट देयर आर नो सच फैसिलिटीज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चौथा पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इंडिया के लिए, मतलब किसी देश के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कि बंदे को मिनिमम से मिनिमम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए तो इतनी ही मिलेगी। यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर को मतलब क्यों कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। प्रोसेसेस की स्पेलिंग एस आना था आखिरी में। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रॉपर इसका प्रोसेस है और यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज है, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे ना कोई फॉर्मल प्रोसेस है ना प्रोसीजर है। कहने का मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपने कोई काम करना है, आपकी मतलब अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कागजी कार्रवाई होगी, पर कहने का मतलब आपके साइन होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कभी भी बुला लिया जा सकता है कि आप काम करने गए, आपको कुछ नहीं, बस आपको दिहाड़ी पे लगा दिया और जब चाहा आपको बाहर निकाल दिया। In the end, we can say that working conditions are favorable in organized sector. That's why, that's the reason की spelling गलत है, that's the reason why people prefer to work in organized sector। इसको काट दें। हम एंड में ये कह सकते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फेवरेबल है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं और इसी कारण लोग प्रेफर करते हैं किसको, ऑर्गेनाइज सेक्टर को। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई पीपल और प्रेफर ऑर्गेनाइज सेक्टर, पीपल क्यों प्रेफर करते, तो आप पॉइंट्स लिख दोगे ना ये वाले कि वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, फिक्स्ड आवर्स होते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, यहाँ पे फॉर्मल प्रोसीजर और प्रोसेसेस होते हैं, इस कारण लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रेफर करते हैं। या इसका दूसरी तरह भी मतलब सेम ही आंसर लिखोगे, लेकिन आपको दूसरी तरह क्वेश्चन आ जाए कि वाई पीपल डू नॉट प्रेफर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप बस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट्स लिख दो, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, उसके क्या लिख दोगे, डीमेरिट्स। अब आगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने ये तो पढ़ लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, मतलब वहाँ पे तो किसी बंदे को दिक्कत है नहीं। लेकिन भाई अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से। वेजेस, लो वेजेस, मोर वर्किंग आवर्स एंड नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम आर कॉमन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कहने का मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपको पैसे मिलते हैं, इनकम होती है आपकी कम होती है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं और नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, मतलब किसी बंदे ने अगर ओवर टाइम भी लगाया तो उसके उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, और ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉमन है। इन्होंने कहा कि वेजेस इन ऑल शुड बी
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही सबकी इनकम होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी बंदे को 5,000 मिनिमम मिलेगा तो 5,000 मिनिमम मिले, ऐसा नहीं कि उसको 3,000 में ही संतुष्टि मिले। मतलब वेजेस जो हैं सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सेफ्टी, वर्कर्स वर्किंग इन माइंस वर्क इन अ डेंजरस कंडीशन, दे हैव नो एक्सेस टू सेफ्टी एंड दे रिस्क देयर लाइव्स। Safety norms must be applicable in such dangerous workplaces. Apart from this, life insurance can be also of great use. कहने का मतलब जो वर्कर्स खदानों में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, भाई वो कितनी डेंजरस कंडीशन होती है। नीचे अगर गैस वगैरह कुछ चढ़ जाती है, कभी कभार ब्रीथ इन हो जाती है गैस, तो वहाँ पर दिक्कत है। बिल्कुल एकदम डीप जाना किसी खदान में तो दिक्कत है ना, वो कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं है उनकी, ऐसे ही चले जाते हैं, सेफ्टी प्रोविजंस नहीं है और वो अपनी लाइफ को रिस्क डाल रहे हैं। अगर सपोज किसी वर्कर को कुछ हो जाता है तो भाई उसकी पीछे से फैमिली, समझ रहे हो। सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब आप सेफ्टी मेजर्स पूरे लेने चाहिए अगर कोई बंदा ऐसा काम कर भी रहा है। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर सपोज किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस करा ले, मतलब कि उसके बाद उसकी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े, पैसों की दिक्कत ना हो। हेल्थ, वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्क इन पुअर वर्किंग कंडीशंस विद नो प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, मतलब पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं वहाँ पर, नो प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अच्छा नहीं होता, सराउंडिंग्स अच्छी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर देम, मतलब बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर उनकी हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी एप्लीकेबल, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, हमने सेक्टर इन टर्म ऑफ एक्टिविटी नेचर भी पढ़ लिया, वर्किंग कंडीशंस भी पढ़ लिया, अब आता है ऑनरशिप। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर मतलब रेलवेज। और एक और जो फैक्ट है, फैक्ट्री मतलब यही चीज़ है कि जो सारी रेलवेज हैं इंडिया की वो सारी पब्लिक सेक्टर में ही आती हैं। जैसे बसेस तो प्राइवेट होती है ना कई, लेकिन जो रेलवेज का सारा सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। अब इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पब्लिक सेक्टर इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट, पहले ही बता दिया था। इट इज़, और जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज़ मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये पॉइंट समझ आ गया, समझाने की जरूरत नहीं। पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर एम्स एट इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के सुधार की तरफ इस जो सेक्टर होता है इसका मेन मोटिव ये होता है कि लोगों का सुधार हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव ये होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करें। पब्लिक सेक्टर, इन दिस सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द सेट्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़। जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें जो सारे काम वगैरह जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में द ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज हैंडल इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो सारा काम होता है फाइल्स वगैरह या कुछ भी सर्विसेज वगैरह वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं। द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो भी डिसीजन होगा कि ये चीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। लेकिन उसके विपरीत प्राइवेट सेक्टर में क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल सारे डिसीजन लेते हैं। पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या है, दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन। अब पब्लिक सेक्टर जो है ये बेसिक फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन। बेसिक फैसिलिटीज़ में और क्या आता है, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन। अब वो अलग बंदा है कि कोई बंदा प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, दिस सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल। ये सेक्टर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। कंज्यूमर गुड्स में आपके हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं या दुकानें भी आ जाती हैं, जैसे कपड़े की दुकान, दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर के रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, पूरी की पूरी रेलवेज पब्लिक सेक्टर के अंडर है। प्राइवेट सेक्टर में क्या लिख सकते हो, टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्री, किसी भी दो कंपनी के नाम लिख दो, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में ये मत लिखा ना कि भाई अ शॉपकीपर, ऐसा नहीं, कंपनीज के नाम, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए पूछने, मतलब पब्लिक सेक्टर में कौन से होते हैं, क्या लिखोगे, रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, इंडियन रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस। प्राइवेट में आ जाए टिस्को एंड रिलायंस। अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो भाई जो ये स्लाइड्स थी ना इसमें सभी के आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, डबल काउंटिंग क्या होती है, सबसे
टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है इतना, प्राइमरी सेक्टर में भी अभी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों है, और जो जॉब्स कैसे और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जीडीपी कौन मेजर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्लाइड्स में। लेकिन मैंने चलो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ढूंढे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, 5-5 मार्क्स के, छोटे वाले नहीं, मतलब जो बड़े मार्क्स के, मतलब बड़े हैं। भाई नींद आ रही है, रात को बना रहा हूँ ना वीडियो, तो थोड़ा सा कह सकते हो प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। एक्सप्लेन वाई टर्शरी सेक्टर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया। रीजन बताने हैं टर्शरी सेक्टर क्यों वो इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, वही रीज़न क्या क्या बताओ। सबसे पहला पॉइंट, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तीसरा, मोर इनकम एंड मोर सर्विसेज। चौथा, न्यू सर्विसेज। इन चारों को एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से। अब दूसरा, वाई इज नरेगा ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क। ये क्वेश्चन नहीं मैंने आपको कराया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। नरेगा पता है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको राइट टू वर्क क्यों कहा गया है, एक्सप्लेन करना है इसको, पॉइंट्स को क्यों कहा जाता है इसको, ज़रा इसके पॉइंट्स लिखो। नरेगा मतलब जो होता है, ये 200 पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया। मैं अभी बुक से देख के इसके पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ज़रा पॉइंट्स लिख लो कि नरेगा इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 200 पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट, नरेगा गारंटीज 100 days ऑफ एश्योर्ड वर्क टू द पीपल हु आर एबल एंड इन नीड ऑफ वर्क। तीसरा, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड वर्क इट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। चौथा, 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी कई जरिए, मतलब इसको घुमा के पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नरेगा इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, या वाई इज नरेगा ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क, तो हमने कर लिया। इन योर ओपिनियन हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट नरेगा 2005 एज राइट टू वर्क। मतलब घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया है। अगला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नरेगा। नरेगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बताओ, कि लोगों को 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, और अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल हो जाती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। सेम चीज़ ही है, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन ही है ऊपर वाले से। वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर द योर स्पॉट। मतलब एक्सप्लेन करना है कि वर्कर सच्ची में एक्सप्लॉइट होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि नहीं, आपका ओपिनियन बताना है। तो क्या लिखोगे कि भाई ज़रूर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं है, वहाँ की जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पर लोग जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के काम कर रहे हैं, एंड ऑल दैट रीजंस कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है, ऑल दैट जो सब रीजंस हो गए वो इस क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप एंड में क्या लिखोगे, येस आई, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो भाई ये वीडियो होती है ख़त्म, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए। मतलब 2 पार्ट्स में ये वीडियो हुई, सॉरी, क्योंकि मेरे फ़ोन में मतलब ऐसा कुछ होता है कि 4 GB से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है एक बार में, तो पार्ट्स में अपने आप ही डिवाइड हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एन्जॉयड। और भाई ध्यान से पढ़ना, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में बताओ, पहले खुद समझने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाओ, अगर नहीं समझ आया फिर कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो बाय बाय।